नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल केमिस्ट्री का मास्टर के साथ साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। ये दोनों चैनल हमारे हैं और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन पर। विशेष तौर से मैं बुक्स भी देता हूं, हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ हम आपको देते हैं बहुत बेटर स्टडी मटेरियल जो आपको किसी और ऐप पर अवेलेबल नहीं। पीजीटी और टीजीटी पर तो खासकर नहीं, ये मैं जानता हूं। लोग वही आपको पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी बेचारे एमएससी किए हुए हैं। ये अच्छी बात है, वो पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको टीजीटी पीजीटी एक्सपर्ट बिल्कुल आपको सही राय दूंगा कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे। तो आज हम लोग वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चल रहे हैं और वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके टीजीटी में बहुत बेहतरीन काम आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन। यहां पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये चाहिए कि हम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स को जाने कि आखिरकार ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे होता है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में हम लोग जिस बॉन्ड की बात करेंगे वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इस बात का ध्यान दीजिए, कौन सा बॉन्ड होगा हमारा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड का जो फिजन होता है ये दो तरीके से संभव है। एक होता है होमोलिसिस, एक होता है होमोलिसिस और एक होता है हेट्रोलिसिस। यानी कि अगर हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की बात करते हैं, ये मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के निकल गए तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये हमारा क्या बना? ये हमारा बन गया है फ्री रेडिकल। यानी कि होमोलिसिस के बाद जो चीज बनती है उसको हम लोग फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। जबकि हेट्रोलिसिस अगर हुई तो हेट्रोलिसिस को हम लोग सिंपली हेट्रोलिटिक फिजन भी बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है कि एक साहब नाराज हो जाएंगे, दूसरे साहब से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चले गए मान लीजिए किसी कारणवश, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन बोलते हैं। और इसे हम लोग कार्ब एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। तो अब ये बात आती है कि जो कार्बोनियम और कार्ब एनायन है ये कब बने? ये होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन के बाद ही तो बने। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन जब हुआ तभी तो बने ये, उससे पहले तो ये बने नहीं। तो इसका मतलब है अगर हम फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं तो फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने का जो कारण है इसका, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। और अगर हम इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में चलता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। जबकि कार्बोनियम आयन को देखें तो इसका जो होता है ये भी रिएक्टिव स्पेसीज है, लेकिन इनके अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यहां पर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल के, तो आप ये जानिएगा कि फ्री रेडिकल पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा और 3 इलेक्ट्रॉन एक कंडीशन में बन जाएंगे। तो अगर हम लोग ऐसी कंडीशन बना लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमने यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोली जा रही है। जबकि अगर हम लोग कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो कार्बोकैटायन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जबकि हम लोग कार्ब एनायन की अगर बात करेंगे तो कार्ब एनायन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसमें भी जो ऑर्डर रिएक्टिविटी का रहता है ये आपका स्टेबिलिटी का रहता है, ये 3 2 1 का रहता है। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। जबकि इसमें 1 होता है, फिर 2 होता है और फिर यहाँ पर 3 होता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, विशेष तौर से ध्यान देना है। तो ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। इनके ऑर्डर्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और खासकर ये भी जान लीजिए कि इन पर क्वेश्चंस भी जरूर आ जाते हैं। तो आपको हम वन शॉट में बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक की। जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें जरूर 100% बेनिफिट होगा। अब यहीं पर हम लोग ये कहते हैं कि इन सबके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो एक टर्म आपने जरूर पढ़ा होगा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन के बाद में फ्री रेडिकल बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, ये आपका जो है होमोलिटिक फिजन के बाद में कार्बोनियम आयन बना और कार्ब एनायन बना। इसमें आप लोगों को एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ लेना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पढ़ लेना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पढ़ लेना है। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन एग्जाम्पल्स को याद रखना है। ये चीज भी आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद आपको जरूर ये बात ध्यान देनी है कि एक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ बात करूंगा आपसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। बहुत ही बेहतर ढंग से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कार्बन की ये चेन आपको जो दिखाई दे रही है, इस कार्बन की चेन में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो ये अपनी तरफ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव एंड सो ऑन ऐसे करके चलता रहेगा। तो इसके ऊपर पोलर कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये पोलैरिटी डेवलप हुई तो इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हुआ। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी, डेवलपमेंट ऑफ क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इससे इफेक्ट क्या होता है, इससे समझने में क्या, एक तो ये बात है कि जितना दूर जाओगे ये डिक्रीज करता है, यानी कि दूर जाने पर ये डिक्रीज करता है। दूर जाने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर, ये बात ध्यान देना। बोले दूर जाए, बोले इलाहाबाद चले जाए साहब, ऐसा नहीं है। इलाहाबाद नहीं जाना है, प्रयागराज नहीं जाना है आपको। तो यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर, एटम से दूर जाने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर यह डिक्रीज हो जाता है, यह डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। चलो अब लिख गया, वो आदत पड़ी ना, हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर जाएगा पावर डाउन होती चली जाएगी। उसी तरीके से इससे हम क्या क्या एक्सप्लेन कर लेते हैं वो भी बात हम आपको वन शॉट में बताते हैं। एक तो हम इससे एसिडिक और बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, इन दोनों को तो हम बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 3 क्लोरो ग्रुप लगे हुए तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और ये ज्यादा एसिडिक होने का कारण ये है कि तीनों ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी माइनस आई इफेक्ट जनरेट करते हैं। और जब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि ये इफेक्ट दो तरीके से क्रिएट होता है। एक तो होता है माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से बनता है। यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन पुल होता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन यहां पर पुलिंग होती है। और यहां पर प्लस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूं मैं, पुश कर देता हूं, पुशिंग अंदर की तरफ दबा देना ऐसे करके। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर माइनस आई इफेक्ट यहां पर जनरेट होता है तो माइनस आई इफेक्ट जनरेट होने के साथ साथ आपको ये दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे तो यानी ये ज्यादा मोर एसिडिक हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोस्ट एसिडिक लिख देता हूं इसके केस में। और अगर यहीं पर 2 Cl हो जाते हैं तो 2 Cl का मतलब है कि अब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ये मैं मोर एसिडिक कर देता हूं। और अगर 1 Cl रह गया तो इसका मतलब ये हुआ, 1 Cl रह गया तो इसका मतलब ये हुआ ये एसिडिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया। और ये आपका फिर अगर मैं एक भी हटा देता हूं ये लेस एसिडिक बन जाता है, यानी सब हाइड्रोजन हटा दिए, ये यहां पर लेस एसिडिक हो गया। एसिडिक तो रहेगा लेकिन, तो ये ऑर्डर डिक्रीज करता हुआ ऑर्डर आपको दिखाई देगा, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे हमारे चैनल पर, यानी कि फ्लोरीन को देखें तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। क्लोरीन उससे कम हो जाता है, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये मोर एसिडिक, ये थोड़ा लेस हो जाता है, ये थोड़ा सा और कम एसिडिक हो जाएगा, ये थोड़ा सा और कम एसिडिक हो जाएगा। और इसके बाद ये सबसे कम एसिडिक हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि आखिरकार कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। ये एसिडिक कैरेक्टर भी एग्जामिनेशन में, टीजीटी के एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। तो यहां पर इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि ICH2COOH आयोडो एसिटिक एसिड, यहां पर आयोडो एसिटिक एसिड में लिख रहा था,
तो यहाँ पर आयोडो एसिटिक एसिड जो है वो लेस रिएक्टिव, लेस जो है वो एसिडिक हो जाता है। ये बात दी, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लगा दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बेसिक ऑर्डर की भी बात करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर +3 यानी CH3 दिया जाए और यहाँ पर NH2 दिया जाए, ये आपका हो गया मिथाइल एमीन। ये ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया जो होती है वो कम बेसिक मानी जाती है, ये मोर बेसिक है क्योंकि यहाँ पर +I इफेक्ट है और यहाँ पर ये लेस बेसिक हो गए, यहाँ पर +I इफेक्ट नहीं है। अगर हम लोग एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन में भी आपको दिखाई देगा कि एनिलीन जो है वो बहुत ही कम बेसिक है क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व यानी कि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। यानी लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है, ऐसा इसलिए हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस की भरपूर आपको भरपाई करनी पड़ेगी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूं कि ये परमानेंट होता है। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये परमानेंट होता है। अगर एक बार आ गया तो ये मॉलिक्यूल पर हमेशा रहता है, जबकि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये टेम्पोरेरी होता है। ये टेम्पोरेरी होता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ट्रांसफर जो है वो परमानेंट नहीं होता है। अटैकिंग रिएजेंट अगर कोई मान लीजिए HCN था, इसके ऊपर ये CN ने अटैक किया होगा तब ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये एक्चुअली में टेम्परेरी होता है। अटैकिंग रिएजेंट के टाइम पर ही ये कंडीशन पैदा होती। तो अगर हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर C पर पॉजिटिव आ जाता है और O पर नेगेटिव। यहाँ पर भी पोलैरिटी डेवलप हो रही है लेकिन ये पोलैरिटी जो है वो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हो ये जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं यानी मल्टीपल बॉन्ड की कंडीशंस में ये अप्लाई होता है, इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और टर्म चलता है जो पूछा जाता है, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत पूछा जाता है TGT में। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका दूसरा नाम भी आप जरूर याद कर लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर पूछा जाए तो बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से भी बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से भी इसको पूछा जाता है। बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से भी पूछा जाता है, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए मानी जाएगी। अब एग्जामिनेशन में ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इस पर क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी बनी हुई है। और अगर मैं कहूं कि ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, C, यहाँ आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अगर मैं ये कहूं कि ये बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन डीलोकलाइज करके ट्रांसफर करे तो फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। यानी कंडीशन नेक्स्ट वाली क्या आएगी, C यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ बॉन्ड डबल हो गया, यहाँ डीलोकलाइजेशन लगातार चल रहा है और इसके ऊपर आ गया आपका नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन डीलोकलाइज यानी कि जो H पॉजिटिव है ये भी हो सकता है और H पॉजिटिव ये वो कुत्ता है बेचारा, जैसे आपने देखा होगा, ये हमारा मान लेते हैं घर है, इस घर में कुत्ता एक रहता था, जैसे ये झोपड़ी है हमारी, इस झोपड़ी में कुत्ता रहता था। अब इस कुत्ते को बेचारे को निकाल दिया गया तो ये बेचारा बाहर ऐसे करके बैठा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि भैया ये जा नहीं रहा, तो वही हाइड्रोजन का हिसाब बिल्कुल वो उस कुत्ते की तरह हो गया जो पालतू होता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। तो ये वही वाली कंडीशन हो गई। अब इसको हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन ना जा रहा हो तो ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, संभावना ये भी जताई जाती है। तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि भाई इस हाइड्रोजन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो अल्टीमेट आप ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि यहां पर अगर मैं कहूं
तो यहाँ पर ये कंडीशन जरूर पैदा हो सकती है कि ये हाइड्रोजन डीलोकलाइज कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको दिख रहे हैं। अब मान लो ये वाला ना हुआ, अगर ये वाला नहीं हुआ तो भैया ये वाला हो सकता है, ये वाली कंडीशन भी पैदा हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, टीजीटी साइंस में बहुत आता है ये। इसी तरीके से एक रेजोनेंस का टर्म भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रेजोनेंस एक्चुअली में क्या होता है, रेजोनेंस जो होता है ये, इसको हम लोग ये बोलते हैं कि रेजोनेंस में हमने बताना है कि किसी भी मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करें, यानी कि जब एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल एक्सप्लेन ना हो पाए तो डिफरेंट से करना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस, अगर बेंजीन का सबसे फेमस रेजोनेंस होता है, ये बेंजीन का सबसे फेमस रेजोनेंस हो गया, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा मोर स्टेबलाइज जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बना जाता है। तो मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, more is the resonance energy, more is the stability, more is the stability, और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो ये बात आप नोट करिए, ये दोनों टर्म नोट करिए। इसके बाद आपको CO3 माइनस माइनस का रेजोनेटिंग बना लेना है। आपको रेजोनेंस जो बनाना है एक NO2 का भी बना करके देख लेना है। इसी तरीके से आपको एक प्रोपीन का भी रेजोनेंस बना करके देख लेना है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेजोनेंस आप देख लीजिएगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आपने देख लिए तो उम्मीद है कि आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट जरूर होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से क्वेश्चन भी जरूर होता है। इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन लवर। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन से आया है, इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, फाइल जो वर्ड आया है ये लवर से आया हुआ। इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है ये इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, और फाइल वर्ड जो है वो लवर से आया हुआ है। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हो गया, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो आपकी दो कैटेगरी की हो गई, वो दो कैटेगरी की हो गई। नंबर 1 जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होती है जिनके ऊपर न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कमी तो होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन कम कहाँ पर होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव वाली बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में हमारे पास में H3O पॉजिटिव हो जाएगा, Cl पॉजिटिव हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी तो है लेकिन इनके ऊपर ये पॉजिटिव साइन से इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया मैं गरीब हूं, अपनी गरीबी को दिखा रहे हैं, दिखाने का तरीका है ये गरीब है। लेकिन एक ऐसे गरीब होते हैं जो दिखाते ही नहीं गरीबी को, जैसे कि AlCl3 है, AlCl3 है, BF3 है, BCl3 है, ये गरीब हैं लेकिन अपनी गरीबी को दिखाते नहीं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में गिने जाते हैं और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में गिने जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखी गई है। इसी तरीके से अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं। न्यूक्लियो मींस होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस होता है, और जो फिलस है, फिलस वर्ड है, इसका मतलब होता है लवर। न्यूक्लियस तो लवर होते हैं। तो ये न्यूक्लियस लवर वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं। अगर हम बात करें कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज माने जाते हैं। अब ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो नेगेटिव होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। एक नेगेटिव हुए और एक कौन से हुए, न्यूट्रल हुए। अगर नेगेटिव की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर Cn नेगेटिव हो गया, इसी तरीके से आपका Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया। ये सब वो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव, यानी सबके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं पैसे वाला हूँ।
जैसे न्यूट्रल जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये दिखा नहीं रहे, जैसे ये हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसी तरीके से ROR ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया, ऐसे ही ROH को अगर हम देखें तो ये भी न्यूट्रल हो गया। तो ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कहलाते हैं। तो ये चीजें भी आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर जरूर ध्यान देना है। कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ अब आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी है। जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, टीजीटी एग्जामिनेशन में ये वन शॉट आपको बहुत काम आएगा। टीजीटी एग्जामिनेशन में ये वन शॉट आपको बहुत काम आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वरदान आपके लिए बनेगा, वरदान बनेगा आपके लिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, बहुत बेहतर ढंग से करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहले हमें याद रखना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, हमें एडिशन रिएक्शन पढ़ लेनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप करेंगे। वो रिएक्शंस जिसमें खासकर आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर एक सिग्मा होता है, यहाँ पर पाई होता है। अगर हमने हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि बॉन्ड हमारा सिग्मा हो रहा है, तो यानी पाई बॉन्ड से कन्वर्जन सिग्मा बॉन्ड में जा रहा है। दिस इज द एडिशन रिएक्शन, जिसमें ऐड हो रहा है सब कुछ, वो एडिशन रिएक्शन के अंडर आती है। दूसरी रिएक्शन बन जाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, जहां पर कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो जाए, वो कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या, जैसे मान लो मैंने मीथेन वाला केस लिया, यहाँ पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कंपाउंड CH3Cl बना और HCl बना। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपका बन गया, ये बात ध्यान दो। अब सब्स्टिट्यूशन में भी दो तरीके की है, एक आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, और एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जाकर के डिस्प्लेस करेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस करता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब ऐसा, ये इलेक्ट्रोफिलिक और इन दोनों के एक एग्जांपल कर लेते हैं। और ये भी दो तरीके की होती है, न्यूक्लियोफिलिक में एक SN1 होती है और एक आपकी SN2 रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक में अगर हम लोग चल लेते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं कि मान लीजिए ये बहन जी है, यानी जिन्हें आप बेंजीन प्यार से बोलते हैं, ये बेंजीन पर अगर हम लोग देखें तो बेंजीन बहुत ही बेहतर ढंग से बेचारा बैठा हुआ था, साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आए, इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के चले गए। जैसे इनसे इलेक्ट्रॉन मांगा, इन्होंने कहा अरे आ जाओ भैया आ जाओ, हम तुम्हें मदद करेंगे। कभी कभी मदद भी भारी पड़ जाती है, तो इस पर मदद भारी पड़ गई, यानी कि हाइड्रोजन तो पहले थे, इन्होंने चिपका लिए, जो आफत इनके ऊपर थी इनके ऊपर आ गई। अब परेशान, बोले यार तुमने ये क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे, मैं तो बर्बाद हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अब क्या कंडीशन होगी कि भैया नेक्स्ट, बोले यार जल्दी भाई भगाओ, तो ये इन्हें इधर घुमाया। जब इन्हें इधर घुमाया तो कंडीशन आपकी ये आ गई, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर H हो गया, मतलब वही उल्टा लिख दिया, कोई खास बात नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब अगर इसे इधर घुमाते हैं तो फिर ये कंडीशन हो जाती है। तो ओवरऑल ये घूमने लगता है, बॉन्ड अंदर घूमता है, और यहाँ पर आपका H और E आ जाता है। मैं H ही लिख देता हूँ, नहीं आप भी सोचोगे सर ने पलट क्यों दिया, तो यहाँ पर आ गया आपका H आ गया और यहाँ पर E आ गया। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट फाइनली क्या होगा कि ये भाई ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव बन के हाइड्रोजन निकल जाएगा। अल्टीमेट ये इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किसे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए हमने इसे देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रूप में। SN1 SN2 रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो आप नाम जानते होंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। मेनली 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड ज्यादा शो करते हैं, 2 डिग्री के और कम करते हैं, 1 डिग्री के सबसे कम करते हैं। इसमें जो है कार्बोकैटायन बनता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, कार्बोनियम आयन इसके अंदर बनता है, फॉर्मेशन होता है। ये 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर मैंने CBr ले लिया। अब ये Br निकल जाता है, निकलने के बाद यहाँ पर आपने नोट किया है
कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री का बना जो बहुत स्टेबल था और इस पर जाकर के क्या हुआ, OH ने अटैक कर दिया। जैसे ही OH ने अटैक किया, ने खट से जोड़ लिया और जोड़ने के बाद ये स्लो स्टेप होती है और इसी रेट डिटरमाइनिंग, और ये वाली फास्ट होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है वो आपकी स्लो होती है। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के, इसीलिए आप जान रहे हैं कि ये SN1 में आती है, SN1 में गिनी जाती है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए तो कार्बोकैटायन बनता नहीं, एक स्टेप इसमें कम हो जाती है, जबकि एक स्टेप कम हो जाती है। जबकि अगर SN2 की बात करते हैं तो इसको हम फुल फॉर्म में बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम देते हैं। ये हमेशा जो है वो कौन शो करता है, ये हमेशा शो करते हैं कौन, 2 डिग्री के और 3 डिग्री के अल्काइलाइड शो करते हैं। ये मान लेते हैं हम मिथाइल ब्रोमाइड है, और इस मिथाइल ब्रोमाइड पे अगर सपोज कर लेते हैं OH निगेटिव, लेकिन ये इसके पिछवाड़े से जाके अटैक करता है तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जैसे हवा में छाता पलटने की कंडीशन बनती है। बस वही Br यहाँ पर OH जुड़ने की कंडीशन में होगा, Br निकलने की कंडीशन में होगा, और ये स्लो स्टेप मानी जाती है। और अल्टीमेटली फास्ट स्टेप में क्या होगा कि छाता पलट जाता है और कंडीशन आपकी ये वाली आ जाती है और Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है। एक्चुअल में जो रेट होता है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के और साथ ही साथ OH नेगेटिव आयन दोनों के होता है, इसीलिए इसको हम SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो साथियों ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो तैयारी भरपूर हो, बहुत हिम्मत से हो, कायदे से हो। ये सब चीज़ें आप जरूर पढ़ लीजिएगा अपने इस PGT एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हो। तो वन शॉट में मैंने आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वाकिफ कराया। इसको जरूर पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और अगर हमारी क्लासेस आपको इंटरेस्ट लगता हो कि आपको लगता हो कि हमारी क्लासेस से बेनिफिट हो पाएगा तो आप जरूर ज्वाइन करें TGT केमिस्ट्री की रिकॉर्डेड क्लासेस। तो एंजॉय करिए, मेहनत करिए, लेकिन TGT जरूर क्वालिफाई करिए। थैंक यू।